अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम टू टुडेज क्लास। और आज हम अपने अगले टॉपिक्स के ऊपर मूव ऑन करेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। आज हमारे जो टॉपिक्स हैं, पहला टॉपिक है हमारा मोरल एब्सोल्यूटिज्म ऑफ कांट, और उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है यूटिलिटेरियनिज्म। लास्ट टाइम हमने किया था एथिक्स के ऊपर, हम स्विच कर गए थे और एथिक्स में हमने किया था एथिकल इक्विज्म। आज हम एथिक्स की फर्दर दो और थ्योरीज करेंगे। मोरल एब्सोल्यूटिज्म ऑफ कांट। अच्छा, इसको मोरल एब्सोल्यूटिज्म ऑफ कांट को उसका कैटेगोरिकल इंपेरेटिव भी कहते हैं, और इसको ये बेसिकली डियोंटोलॉजिकल एथिक्स भी कहते हैं, कि जो कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देखते हमारे एक्शंस के, बट एक्शन फॉर द सेक ऑफ एक्शन वो करते हैं, दैट बिकॉज इट इज द राइट एक्शन। ठीक है, तो इसमें ये बात है। अब पहले जब हम ये देखेंगे कांट की मोरल एब्सोल्यूटिज्म और उसके बाद यूटिलिटेरियनिज्म देखेंगे, तो आपको अब यूटिलिटेरियनिज्म जो है वो है कॉन्सिक्वेंशलिज्म की एक फॉर्म है। उसमें ये होता है कि आप अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं, कि जिन एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे हैं दे आर राइट एक्शंस और मोरल एक्शंस, और जिन एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं हैं दे आर रॉन्ग एक्शंस। लेकिन इसमें जो कांट का कैटेगोरिकल इंपेरेटिव या इसकी मोरल एब्सोल्यूटिज्म है, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें हम रिगार्डलेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस उनकी बात करते हैं कि क्या वो एक्शंस इटसेल्फ वो अच्छे हैं या नहीं है। ये हम अभी देखेंगे, आपको ये बातें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा जी, इसमें देखिए ये कहाँ लाई करता है। ये लास्ट टाइम हमने ये किया था साइकोलॉजिकल एंड एथिकल इगोइज्म। अब उसके बाद इसकी बारी है मोरल एब्सोल्यूटिज्म ऑफ कांट। अच्छा, इसमें जैसा हमारा पैटर्न है यूजुअली, कि इसके ऊपर पहले हम देखते हैं कि पास्ट में कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। पास्ट में इसके ऊपर पहला क्वेश्चन ये आया हुआ है कि कांट्स कैटेगोरिकल इंपेरेटिव, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है 2017 में। ये आपका आराम से इसमें कवर हो जाएगा।
उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये आया हुआ है कि मेन आइडिया ऑफ कांट्स एथिक्स इज ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी। जैसे हमने बात की रिगार्डलेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, ये समझ के वो एक्शन करें कि दिस इज आवर ड्यूटी। ठीक है, तो इसमें ये इंपॉर्टेंट बात है, इन्होंने पूछा कि ये जो आइडिया है कांट का कि ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी, इज इट जस्टिफाइड, क्या ये जस्टिफाइड है भी सही या नहीं। तो हम इसकी क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, वहां से हमें पता चलेगा कि वेदर इट इज जस्टिफाइड और नॉट। फिर गिव योर ओन स्टेटमेंट, हम फिर अपना वही बताएंगे कि वेदर वी एग्री विद दिस कांट्स आइडिया और वी डू नॉट एग्री, वो हमारी स्टेटमेंट होगी फिर। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन के ये होता क्या है कैटेगोरिकल इंपेरेटिव, व्हाट इज इट। द कैटेगोरिकल इंपेरेटिव इज सेंट्रल टेनेट ऑफ कांट्स एथिकल थ्योरी। ये कांट की एथिकल थ्योरी का सेंट्रल टेनेट है, मतलब लिंचपिन है उसकी थ्योरी की, एथिकल थ्योरी की। इट कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज एन एब्सोल्यूट मोरल ड्यूटी। ये जो कैटेगोरिकल इंपेरेटिव है, इसको हम दूसरा नाम ये भी दे सकते हैं एब्सोल्यूट मोरल ड्यूटी। ठीक है, अ कैटेगोरिकल इंपेरेटिव डिनोट्स एन एब्सोल्यूट unconditional requirement that must be obeyed in all circumstances and is justified as an end in itself। ठीक है, ये एक एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल रिक्वायरमेंट है which has to be obeyed in all circumstances, हर circumstance में इसको obey करना लाजमी है। ठीक है, अनकंडीशनल है ये नहीं कि कुछ एक्सेप्शंस हो कि बस उसमें इसको हम वो कर सकते हैं, डिसरिगार्ड कर सकते हैं, नहीं। एंड इज जस्टिफाइड एज एन एंड इन इटसेल्फ, ये एंड इन इटसेल्फ है। वो जो क्वेश्चन में भी था ना कि ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी, और इट इज एन एंड इन इटसेल्फ। ये नहीं है कि हम ये काम कर रहे हैं कि हमें इसका फायदा होगा या कोई कॉन्सिक्वेंसेस हमें फायदा होगा या सोसाइटी को फायदा होगा या कोई भी रिवॉर्ड हमें मिलेगा, रिगार्डलेस ऑफ दैट हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो हमारी ड्यूटी है करना, ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी। ये देखें क्वेश्चन में भी यही है कि ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी, मेन आइडिया ऑफ कांट्स एथिक्स इज ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी। ठीक है, तो ये इसकी इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसके बाद हम कांट के कैटेगोरिकल इंपेरेटिव के ऊपर बात करते हैं कि इसके जो प्रेमिसेस हैं व्हाट आर दोस। सबसे पहला इसका प्रेमिस ये है कि डिस्टिंक्शन बिटवीन कैटेगोरिकल एंड हाइपोथेटिकल इंपेरेटिव। सबसे पहले ये डिस्टिंग्विश करता है कैटेगोरिकल इंपेरेटिव में और हाइपोथेटिकल इंपेरेटिव में। अब हाइपोथेटिकल इंपेरेटिव क्या होता है। हाइपोथेटिकल इंपेरेटिव्स आर अ मीन्स टू एन एंड, मतलब वो ऐसे काम होते हैं जो आप कर रहे होते हैं किसी और वजह से, ताकि आपको कोई फायदा हो या कोई भी और रीजन हो। ठीक है, they claim that something is good for something else. For example, a shovel is good for digging holes। ठीक है, तो शवल जो होती है वो होल्स डिग करने के लिए यूज होती है। इसी तरह आप जो कोई काम भी करें अच्छे काम, तो आप इसलिए करें कि आपको कोई फायदा होगा या सोसाइटी को फायदा होगा फॉर सम फ्यूचर एंड, या इट इज अ मीन्स टू एन एंड। ठीक है, इट इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ। ये होता है हाइपोथेटिकल इंपेरेटिव। They are saying if you want to do X, you should do Y। कि X आपका एक एंड है या आपका गोल है जो आप अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए आपको फिर Y करना चाहिए। ठीक है, इसके अपोजिट कैटेगोरिकल इंपेरेटिव क्या कहता है। कैटेगोरिकल इंपेरेटिव कहता है द कैटेगोरिकल इंपेरेटिव ऑन द अदर हैंड इज क्लेमिंग दैट सम X इज गुड इन इटसेल्फ और मोरली गुड, कि कोई जो एक्स है या कोई जो काम है इट इज गुड इन इट सेल्फ, ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी, इट इज योर ड्यूटी टू डू इट, देयरफॉर डू इट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सेविंग समवन्स लाइफ
is good in itself. मतलब किसी की जिंदगी बचाना, इट इज अ गुड इन itself. आप इस वजह से ना करें अगर कि लोग कहेंगे कि देखो इसने जिंदगी बचाई, या आप खुद आपका कॉन्शियस क्लियर हो कि देखें एक बंदा डूब रहा था तो मैंने उसको बचा लिया, मैंने उसको जाने नहीं दिया, इग्नोर नहीं कर दिया उसको कि डूबता है तो डूब जाए। ठीक है, अगर आप इस तरह का अपना कॉन्शियस क्लियर करने के लिए करेंगे, कॉन्शियस क्लियर करने के लिए क्या करेंगे, या फिर आप रिकग्निशन के लिए करेंगे, तो ये होगा हाइपोथेटिकल इंपेरेटिव. लेकिन अगर आप इस एक्शन को ये समझ के करेंगे कि इट इज गुड इन इटसेल्फ, ये मेरी ड्यूटी है कि एक आदमी अगर डूब रहा है तो मैं उसकी जान बचा लूं अगर मैं बचा सकता हूं तो ये जो है ना कि उस काम को अज खुद ड्यूटी समझना रिगार्डलेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, इसको हम कैटेगोरिकल इंपेरेटिव कहते हैं. उसके बाद इसका सेकंड पॉइंट क्या है, बेस्ट नोन फॉर्मुलेशन ऑफ कैटेगोरिकल इंपेरेटिव. कैटेगोरिकल इंपेरेटिव की बेस्ट नोन फॉर्मेशन जो इमैनुअल कांट ने खुद दी थी वो क्या है. मोस्ट फेमस formulation of categorical imperative states that act only according to that maxim you can at the same time will that it should become a universal law. ठीक है कि हमेशा आप वो वाला काम करें जो कि अगर यूनिवर्सल लॉ भी बन जाए तो आप उससे खुश हों कि ये यूनिवर्सल लॉ बन गया. फॉर एग्जाम्पल आपने उस डूबते हुए इंसान की जान बचाई, ठीक है, अब अगर ये यूनिवर्सल लॉ बन जाए कि कोई अगर इंसान डूब रहा हो और आप उसकी जान बचा सकें तो आप बचा लें, तो आप खुश होंगे. यस, आप राजी होंगे इस बात से कि यस ये एक यूनिवर्सल लॉ बन जाए कि अगर कोई भी इंसान डूब रहा हो और दूसरा उसकी जान बचा सके तो बचा ले. तो दिस इज अ वर्ल्ड यू वुड लाइक टू लिव इन सच अ वर्ल्ड. तो ये है उसकी फॉर्मुलेशन. फॉर एग्जाम्पल इसको आप अप्लाई कर सकते हैं कि क्या मुझे ऑनेस्ट होना चाहिए, ठीक है, या एक गवर्नमेंट ऑफिसर को नॉन करप्ट होना चाहिए. ठीक है, अब अगर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर ये देखे कि ये एक अगर रूल बन जाए कि हर कोई इसको फॉलो करना शुरू कर दे कि करप्शन नहीं करनी और ऑनेस्ट रहना, तो क्या वुड यू लाइक टू लिव इन सच अ वर्ल्ड? द आंसर इज यस. तो इस तरह से आप अपने हर एक्शन को जज कर सकते हैं कि क्या ये अगर यूनिवर्सल लॉ, ये जो मैं एक्शन कर रहा हूँ या करने जा रहा हूँ, ये एक यूनिवर्सल लॉ बन जाए तो क्या आप उससे राजी होंगे, क्या आप चाहेंगे कि वो यूनिवर्सल लॉ बन जाए? वुड यू लाइक टू लिव इन सच अ वर्ल्ड जिसमें वो एक यूनिवर्सल लॉ हो? ठीक है, तो ये है उसका फॉर्मुलेशन, ये जो इमैनुअल कांट ने खुद कैटेगोरिकल इंपेरेटिव को फॉर्मुलेशन उसकी दी थी. ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसकी एग्जांपल. Thou shall not steal, ये है कैटेगोरिकल इंपेरेटिव की एग्जांपल के thou shall not steal. In contrast with hypothetical imperatives associated with self-interested ends like do not steal if you want to be popular. Hypothetical imperative इस तरह कहेंगे कि do not steal if you want to be popular, वरना if people find out that you steal तो आप अनपॉपुलर हो जाएंगे, your reputation will be ruined एक तरह से. बजाय इसके कि आप इस वजह से स्टील ना करें, कांट का कैटेगोरिकल इंपेरेटिव कहता है कि आप इस वजह से स्टील ना करें कि इट इज गुड इन इटसेल्फ, इट इज योर ड्यूटी, मोरल ड्यूटी नॉट टू स्टील. और इसको अगर हम उसकी फॉर्मुलेशन से इसको एनालाइज करें तो अगर ये देखें यूनिवर्सल लॉ बन जाए कि कोई भी स्टील ना करे, तो क्या आप ये चाहेंगे कि यूनिवर्सल लॉ बन जाए? ऑफ कोर्स. कितना एक काफी ट्रबल्स हमारी सोसाइटी से गायब हो जाएंगे, जो चोरियां होती हैं, डकैतियां होती हैं, वो गायब हो जाएंगी. ठीक है, तो डेफिनेटली यू वुड वांट दैट इट बिकम अ यूनिवर्सल लॉ. तो दैट इज व्हाई
this action is your moral duty. Thou shall not steal regardless of consequences. Yeah. उसके बाद इसकी चौथी प्रेमिस क्या है? चौथी प्रेमिस इसकी ये है कि Kant also argued that the core idea of the categorical imperative can be stated in another way. इसका जो कोर आइडिया है उसको एक और अंदाज से भी कहा जा सकता है. वो क्या है? Act so as to treat people always as ends in themselves and never as means. कि आप हमेशा लोगों को इस तरह ट्रीट करें कि they are ends in themselves rather than means to some end. ठीक है. और कांट ने कहा था कि ये वाली जो फॉर्मुलेशन है और पहली फॉर्मुलेशन जो है बेस्ट नोन फॉर्मुलेशन, ये दोनों एक ही चीज है, लेकिन वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर सका कि कैसे ये दोनों एक ही चीज है. ठीक है. बट अकॉर्डिंग टू कांट दिस इज जस्ट अनदर फॉर्मुलेशन ऑफ कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव. कि आप लोगों को इस वजह से, फॉर एग्जांपल, आप किसी से इस वजह से अच्छा बिहेव ना करें कि यू विल हैव सम बेनिफिशियल कॉन्सिक्वेंसेस, बल्कि इस वजह से कि by virtue of being a human being, ठीक है, he deserves to be treated with, मतलब he deserves to be treated with respect, with courtesy, ठीक है, with dignity. इस तरह की बात है. और बजाय इसके के कोई आप बेनिफिशियल कॉन्सिक्वेंसेस देखें कि आपका अपना कॉन्शियंस क्लियर हो या लोग वाह वाह करें, रिकग्निशन मिले आपको, नहीं. इट इज योर मोरल ड्यूटी अकॉर्डिंग टू कांट. ठीक है. सो ये जो आइडिया है ना, ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी रिगार्डलेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस. तो दिस इज अनदर वे ऑफ सेइंग कि लोगों को भी आप एक एंड के तौर पे ट्रीट करें. ठीक है. नॉट एज मीन्स टुवर्ड्स एन एंड. ठीक है. अब इसकी हम क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं कि कांट के मोरल एब्सोल्यूटिज्म की क्या क्रिटिकल एनालिसिस है. सबसे पहले हम इसके मेरिट्स देखते हैं, फिर हम इसके डिमेरिट देखेंगे और फिर हम इसके ऊपर अपना ओपिनियन देंगे. तो इसके कांट के मोरल एब्सोल्यूटिज्म या कैटेगोरिकल इंपेरेटिव की क्या पॉजिटिव बातें हैं. नंबर 1, इट प्रोमोट्स ऑथेंटिसिटी. ये आपको ऑथेंटिक बना देता है कि आप मतलब इस वजह से अच्छे काम नहीं करते कि लोग कहेंगे ये अच्छा आदमी है या आपका अपना कॉन्शियंस क्लियर हो, बल्कि आप ये सोच के करते हैं कि ये मेरी ड्यूटी है, दिस इज माय मोरल ड्यूटी टू एक्ट इन दिस वे. उसकी वजह से आप फिर ऑथेंटिक रहते हैं, रादर देन आप किसी से मतलब अल्टीरियर मोटिव्स आपके कुछ और हो और बस आप अपने फायदे के लिए किसी के साथ अच्छा बिहेवियर कर रहे हो. ठीक है. तो वो तो इनऑथेंटिक हुआ. ठीक है. ये अगर आप इसको एज अ मोरल ड्यूटी ट्रीट करेंगे तो दिस विल बी ऑथेंटिक. ठीक है. इफ पीपल हैव अ सेंस ऑफ मोरल ड्यूटी दे डू गुड नॉट टू अपीयर गुड इन अदर पीपल्स आईज बट टू देयर ओन सेल्व्स. किसी और की नजरों में अच्छा होने की बजाय वो खुद उस काम को अच्छा समझते हैं, इस वजह से वो करते हैं. It makes people be their authentic selves. ये लोगों को अपना authentic self बनाने में मदद देता है. This can lead to less fraudulent behavior and promote trust in human societies. इसकी वजह से देखें आप fraudulent behavior कितना कम हो जाएगा. कि अब देखें फॉर एग्जाम्पल, एक इसकी एग्जाम्पल है कि ऑलवेज टेल द ट्रूथ एंड नेवर लाई. अब क्या ये एक कैटेगोरिकल इंपेरेटिव है? अगर हम देखें कि क्या ये एक अगर रूल बन जाए दुनिया में कि हर इंसान हमेशा सच बोले और कभी झूठ ना बोले, तो क्या आप ये चाहेंगे? यस, आप चाहेंगे. कोई उसकी वजह से फ्रॉडलेंट बिहेवियर नहीं होगा, कोई धोखेबाजी नहीं होगी, कोई मिसट्रस्ट नहीं होगा. ठीक है. तो ऑब्वियसली आप चाहेंगे कि एक रूल बन जाए. तो ये कैटेगोरिकल इंपेरेटिव है.
इसकी वजह से आप देखें फिर क्या होगा कि फ्रॉड बहुत कम होगा। फॉर एग्जांपल, लोग कहें कि भाई मैं आपको महीने की 10 तारीख को आपका सारा उधार वापस कर दूंगा। अब असल में वो बंदा गायब हो जाए, करोड़ों रुपए उसने देने हैं, वो दुबई चला जाए, यूएसए चला जाए और गायब हो जाए, फ्रॉड कर जाए। ऐसा फिर नहीं होगा जब सब इंसान इसको फॉलो करेंगे, मोरल ड्यूटी को, कि भाई मैंने सच ही बोलना है, चाहे मुझे नुकसान हो जाए, चाहे मुझे घर बेच के करोड़ों रुपए का कर्ज उतारना पड़े, बट इट इज माई मोरल ड्यूटी टू टेल द ट्रूथ। ठीक है। तो इसमें इस तरह से ये ऑथेंटिसिटी प्रूव करते हैं, पीपल आर देयर ट्रू सेल्व्स। इसका पॉजिटिव पॉइंट ये है कि कांट का जो कैटेगोरिकल इंपेरेटिव है, इट शोज हिज बिलीफ इन ह्यूमन रैशनैलिटी, कि हमारी जो अकल है और जो रीजन है, जो साइंटिफिक मेथड है, उसमें बिलीफ शो करता है कांट थ्रू हिज। क्योंकि आप देखें, जैसे हमने खुद ही इसको डिटर्मिन किया ना कि यस, वी शुड नॉट लाई, बिकॉज हम ऐसी दुनिया में नहीं रहना चाहेंगे जिसमें हर बंदा एक दूसरे से झूठ बोले। ठीक है। या हर बंदा हर वक्त चोरी करे। ठीक है। तो हमने अपनी ही अक्ल के इस्तेमाल से, हर इंसान अपनी ही अक्ल के इस्तेमाल से इस तरह के लॉज बना सकता है कि उसे कैसे एक्ट करना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ से शो होता है कांट का बिलीफ इन ह्यूमन रैशनैलिटी, ह्यूमन रीजन, साइंटिफिक मेथड। ठीक है। द आइडिया दैट everyone has to recognize his own duty and fulfill it shows Kant's respect for human rationality and dignity. ये आइडिया कि हर इंसान को अपनी ड्यूटी खुद पहचाननी है, रादर देन कोई और उसको बताए। ठीक है। एंड फुलफिल इट, और उसने उसको फुलफिल भी करना है, शोज कांट्स रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन रैशनैलिटी एंड डिग्निटी। ये देखिए, ये इंसान को कितना इज्जत दे रहा है। ये कह रहा है कि इंसान के पास है ये ताकत कि हर इंसान खुद अपना मोरल लॉ गवर्न कर सकता है। और इसके ऊपर कांट की बहुत एक फेमस कोटेशन भी है, यू कैन कोट इट, कि टू थिंग्स ऑ मी मोस्ट, द स्टारी स्काई अबव मी एंड द मोरल लॉ विद इन मी। तो कांट बहुत फैसिनेटेड था मोरल लॉ से, और वो कहता था कि हर इंसान खुद अपना मोरल लॉ बना सकता है। जैसे लेजिस्लेटर्स आपके कॉन्स्टिट्यूशन को लेजिस्लेट करते हैं, उसी तरह हर इंसान खुद अपना मोरल लॉ खुद लेजिस्लेट कर सकता है। तो दैट इज shows his belief in human rationality and dignity. Kant places great faith in ordinary humans to figure out their duty. वही बात कि आम इंसान में, कोई आम इंसान है, प्लम्बर है, फ्रूट सेलर है, कांट उनमें ये फेथ प्लेस करता है कि ऑल ऑफ देम कैन फिगर आउट व्हाट इज देयर मोरल ड्यूटी। ठीक है। तो ये इसका एक और पॉजिटिव पॉइंट है। तीसरा इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि इट लीड्स टू अ मोर सिविलाइज्ड सोसाइटी। अब देखें, हर इंसान अगर इस तरह कांट का एथिकल सिस्टम अगर फॉलो करे और ये लॉज अपना ले कि कभी झूठ नहीं बोलना, कभी चोरी नहीं करनी। ठीक है। जो इंसान डूब रहा हो उसको बचाना है, या कोई जो मुश्किल में हो उसकी हेल्प करनी है, तो आपकी सोसाइटी कितना एक सिविलाइज्ड हो जाएगी। ठीक है। रादर देन एनिमल लाइक या सैवेज लाइक। ठीक है। जिसमें जैसे हॉब्स कहता था वॉर ऑफ ईच अगेंस्ट ऑल, या और वो कहता था लाइफ इन द स्टेट ऑफ नेचर इज सॉलिटरी, पुअर, नेस्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट। तो लाइक ब्रूट्स अदरवाइज आप एक्ट कर सकते हैं। तो दिस Kant's categorical imperative, it leads to a more civilized society. Civilized से मुराद है जिसमें गुड मैनर्स हो। ठीक है। और नॉर्म्स का, सोसाइटल नॉर्म्स का ख्याल रखा जाए, और
पोलाइटनेस, इस तरह की चीजें हो। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल्स क्या है? एग्जांपल नंबर 1, मॉडर्न मैन displays fairness to others as while driving a car he lets other drivers come in front of him in lane changes or the like, because that is the courtesy they desire when roles are reversed. आप देखें, आप कभी ड्राइव कर रहे हो और दूसरी लेन से एक और गाड़ी आए और उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है एंड ही वांट्स टू कम इन योर लेन। हालांकि आपका राइट है कि आप अपनी लेन में हैं, तो आप क्यों अपनी लेन स्लो डाउन करें या उसको अपनी लेन में आने दें। बड़ा अक्सर ये कर्टसी शो करते हैं कि ठीक है भाई, कर लो चेंज, क्योंकि आप भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं भी जब लेन चेंज कर रहा हूँ तो अगला बंदा भी मेरा ख्याल करेगा। आप उस बंदे से इटसेल्फ कोई आप रिवॉर्ड एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि वो समझेगा कि ये अच्छा आदमी है, इसने मुझे लेन चेंज करने दिया, बल्कि आप चाहते हैं कि दुनिया में भी ऐसा ही हो कि लोग एक दूसरे को लेन चेंज करने दें अगर किसी को जरूरत पड़े लेन चेंज करने की। ठीक है, तो इस तरह के जो रूल्स हैं ये दुनिया में ज्यादा फेयरनेस भी लाते हैं और ये ज्यादा सिविलाइज बनाते हैं। अब देखिए, इसके अपोजिट अगर ऐसा हो कि अब दूसरी लेन में एक गाड़ी जा रही है और आपकी गाड़ी अपनी लेन में जा रही है, अब उसके सामने कोई और चीज आ गई और उसको मजबूरी है आपकी लेन उसने चेंज करनी है, बजाय इसके आप उसको वो लेन चेंज करने की कोशिश करें, आप उसे जोर जोर से हॉकिंग करें और उसको बुरा भला भी कहें कि भाई तुम मेरी लाइन लेन में क्यों आ रहे हो, और वर्स्ट केस सिनेरियो में उसको कोई एक्सीडेंट भी हो जाए। ठीक है, तो एक ब्रूटिश सोसाइटी है ना वो, ठीक है, जिसमें आप बिल्कुल ही केयर नहीं कर रहे हैं दूसरों की। लेकिन जब आप इस तरह की कर्टिसीज शो करते हैं तो इट लीड्स टू अ मोर सिविलाइज सोसाइटी। तो ये कांच का एक पॉजिटिव पॉइंट है उसके मोरल सिस्टम का। Therefore, without accepting any reward from the person favored, they consider it their moral duty. वो उस पर्सन से कोई उसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे रिवॉर्ड्स। ठीक है, वो इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि ये उनकी मोरल ड्यूटी है कि अगर कोई लेन चेंज करने दे रहा है तो अब इसको देखिए, उसी के फॉर्मुलेशन से आप इसको एनालाइज करें कि क्या आप ऐसी दुनिया में डू यू वांट दिस टू बिकम अ यूनिवर्सल लॉ, क्या आप चाहेंगे कि यूनिवर्सल लॉ बन जाए कि जब कोई बंदा लेन चेंज कर रहा हो तब जो बंदा ऑलरेडी लेन में है वो उसको लेन चेंज करने दे। यस, आप चाहेंगे कि ऐसी दुनिया हो। इसमें क्या जाता है, आप थोड़ा सा आपको स्लो डाउन करना पड़ेगा, अगले की लेन चेंज हो जाएगी, तो इट्स फेयर इनफ, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। तो इस तरह का ये आपकी एक मोरल ड्यूटी बनती है। फिर इसकी सेकंड एग्जांपल देखते हैं। Therefore, without accepting, sorry, moreover, there is in modern human culture a lot of courteous lining up by strangers so that all are served on a first come, first served basis. मॉडर्न ह्यूमन कल्चर में काफी ज्यादा कर्टियस लाइनिंग अप भी होती है स्ट्रेंजर्स की। देखिए, वो एक दूसरे को जानते नहीं है, कोई भी नहीं जानता, बट ऑल so that all are served on a first come first served basis. तो आमतौर पे देखें, लाइन बनाई जाती है कहीं पे भी, आप बैंक में चेक जमा करा रहे हो या कोई बिल हो, कोई और इस तरह का इशू हो, तो एक कॉमन कर्टेसी है कि आप लाइन बना लें। ठीक है, क्यों? क्या आप ये चाहेंगे कि एक रूल बन जाए कि हर कोई लाइन बनाए? डू यू वांट इट टू बिकम अ यूनिवर्सल लॉ कि हर कोई लाइन में ही लगे और अपना काम करवाए? यस, ये आप चाहेंगे कि यूनिवर्सल लॉ बने ताकि ऑल आर सर्व्ड ऑन अ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। इट इज फेयर कि जो पहले आया वो पहले सर्व हो जाए, जो बाद में आया वो बाद में सर्व हो जाए। तो इस तरह से इन दो एग्जांपल्स हमने देखा कि कैसे इट लीड्स टू अ मोर सिविलाइज्ड सोसाइटी। उसके बाद इसका चौथा पॉजिटिव पॉइंट क्या है? इट लीड्स टू रिमूवल ऑफ इनइक्वालिटीज, कि जो इनइक्वालिटीज हैं सोसाइटी में
वो कांट के मोरल सिस्टम को अगर फॉलो किया जाए तो वो काफी हद तक रिमूव हो जाती हैं। वो कैसे? इट इज इंटरेस्टिंग हाउ द वर्ल्ड्स स्लेवरी वॉज pretty well abolished during the last 3 centuries after being tolerated for a great many previous centuries. के पहले काफी सेंचुरीज तक स्लेवरी रही, ठीक है। यूएसए में देखें 1865 में स्लेवरी फॉर्मली अबॉलिश हुई, तो ये ओनली रिसेंटली ये अबॉलिश हुई है। अब ये रिगार्डलेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज ये अबॉलिश हुई है, ठीक है। अब क्योंकि देखें जो वाइट पीपल थे उनको फायदा तो कोई नहीं, अगर वो कॉन्सिक्वेंसेज देखें कि स्लेवरी अबॉलिश करने के, तो उल्टा तो उनको नुकसान है। पहले उन्हें चीप लेबर मिल रहा है फार्म्स के ऊपर, प्लांटेशंस के ऊपर काम करने के लिए, हाउस होल्ड चोर्स करने के लिए एंड सो ऑन। तो उन्हें कॉन्सिक्वेंसेज तो उन्होंने नहीं देखे। उन्होंने इस वजह से अबॉलिश की स्लेवरी कि अगर क्या वो चाहेंगे कि ये एक यूनिवर्सल लॉ बन जाए कि स्लेवरी ना हो दुनिया में। यस, ऐसी ऐसी दुनिया अच्छी होगी, क्योंकि आप अगर इस सिचुएशन में आ जाए कि आप एक स्लेव हो, तो फिर तो आप बिल्कुल चाहेंगे कि ऐसी दुनिया हो कि जहाँ पे स्लेवरी ना हो, ठीक है। तो इस वजह से स्लेवरी अबॉलिश हुई, बिकॉज वाइट पीपल जो कि उस वक्त पावर में थे यूएस में, दे कंसिडर्ड इट देयर मोरल ड्यूटी। इट वॉज नॉट इन वाइट मैन्स इंटरेस्ट टू अबॉलिश स्लेवरी because slaves could be used as free labor, but abolishing of slavery was driven by a sense of moral duty. ठीक है, वही बात कि वो they could be used as free labor, but abolishing of slavery was driven by a sense of moral duty. ठीक है, हमने इसके पॉजिटिव्स तो देख लिए 4, अब इसके हम डिमेरिट्स भी देखते हैं और फिर हम इसके ऊपर अपना स्टेटमेंट देंगे कि जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि कांट्स आइडिया, मेन आइडिया ऑफ कांट्स एथिक्स इज ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी, इज इट जस्टिफाइड? गिव योर स्टेटमेंट, गिव योर ओन स्टेटमेंट। तो हम अब उसका नेगेटिव पॉइंट्स देखेंगे, फिर हम दोनों साइड्स को वे करेंगे एंड देन वी विल गिव आवर ओपिनियन। बात कि ड्यूटी इज सब्जेक्टिव, ये किसका नेगेटिव पॉइंट है। जैसे कांट ने फेथ्स प्लेस किया आम ह्यूमन बीइंग्स में कि दे कैन डिटरमिन देयर ओन मोरल ड्यूटी, कि हर इंसान खुद डिटरमिन कर सकता है कि उसकी मोरल ड्यूटी क्या है। तो इससे ड्यूटी जो है बहुत सब्जेक्टिव बन जाती है कि अगर किसी इंसान ने समझा कि मेरी ड्यूटी नहीं है कि मैं फॉर एग्जांपल मैं स्टीलिंग ना करूं, ये मेरी ड्यूटी नहीं है, तो आई विल स्टील। तो सभी इंसान रीजन कर सकता है इस तरह से। तो ये सब्जेक्टिव है, कोई एक ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड पे नहीं होगा। ये एक सब्जेक्टिव, किसी के मुताबिक ड्यूटी उसकी कुछ और है, कुछ लोगों के मुताबिक उनकी ड्यूटी होगी कि मैंने भाई अपनी फैमिली को, उनका मैंने ख्याल रखना है, और रिगार्डलेस ऑफ माई कंट्री, regardless of my organization, regardless of my job, regardless of any other consequences. तो वो चाहेगा कि यार मेरे बच्चे बहुत अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ें और वो नई नई गाड़ियां चलाएं एटसेट्रा। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि मुझे करप्शन करनी पड़ रही है, मुझे कुछ भी चोरी डाका करना पड़ रहा है, आई डोंट केयर। फैमिली कम्स फर्स्ट, दिस इज माई मोरल ड्यूटी दैट आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फैमिली। अब एक इंसान ये अपनी मोरल ड्यूटी डिटरमिन कर सकता है, इसके अपोजिट एक इंसान ये अपनी मोरल ड्यूटी डिटरमिन कर सकता है कि नहीं, आई हैव टू स्टे ऑनेस्ट, आई विल नॉट डू करप्शन, आई विल नॉट स्टील, आई विल नेवर लाई, रिगार्डलेस मेरी फैमिली के जितने बुरे मर्जी हालात हो जाए। अब देखिए सेम सिचुएशन है, लेकिन दो इंसान डिफरेंट मोरल ड्यूटीज उन्होंने अपनी डिटरमिन की। सो ड्यूटी इज सब्जेक्टिव, तो ये इसका एक फ्लॉ है। What is duty according to one person
may not be the duty according to another person. एक इंसान के मुताबिक जो ड्यूटी है वो जरूरी नहीं वो दूसरे इंसान के मुताबिक भी उसकी ड्यूटी हो. For example, a person might feel that it is his duty to feed his family, so he has to lie in order to do that. Another person might reason that not lying is his duty and feeding family is not. वही जो हमने एग्जाम्पल कि एक पर्सन ये सोच सकता है कि अपनी फैमिली का पेट पालना उसकी ड्यूटी है. दूसरा इंसान ये वो कर सकता है कि झूठ ना बोलना उसकी ड्यूटी. ठीक है, तो इससे तो फिर फ्लॉज हो जाएंगे. वो आपस में एग्रीमेंट ही कैसे रीच करेंगे. पहला इंसान दूसरे को कहेगा कि भाई यू आर अ वेरी बैड पर्सन, यू आर एन इमोरल पर्सन. कहेगा क्यों भाई, आई एम सर्विंग द इंटरेस्ट ऑफ माई फैमिली, यू आर एन इमोरल पर्सन. तुम्हारे बच्चे देखो उनका क्या हाल है, तुम्हें कोई ख्याल ही नहीं है. और इंसान अपने बच्चों को इन हालात में बर्दाश्त करता है, यू आर अ बैड पर्सन. ठीक है, सो ये कोई एक ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड नहीं रहता फिर कि व्हाट इज रियली द ड्यूटी. ठीक है, ये इसका पहला डिमेरिट हो गया. फिर इसका एक और डिमेरिट है जिसको कहते हैं कांट्स. बहुत फेमस एग्जांपल है ये, आपको हर बुक में हर ऑनलाइन रिसोर्स में मिलेगी. Kant says that consider a situation in which a person comes to your door carrying an axe who is there to murder your friend. कांट कहता है कि आप एक ऐसी सिचुएशन इमेजिन करें कि आपके डोर के ऊपर एक आदमी आया और आपका फ्रेंड आपके घर में छुपा हुआ है. और वो जो आदमी आपके दरवाजे के ऊपर आया उसमें वो इस नीयत के साथ आया कि उसने आपके दोस्त को मारना है, कत्ल करना है. ठीक है, अब वो आपसे पूछेगा कि आपका दोस्त कहाँ है. तो क्या आप उसे सच बोल के बताएंगे कि वाकई वो मेरे घर में छुपा हुआ है और वो इंसान जाके उसको मार दे, या आप कहेंगे कि नहीं मैंने तो कब से उसको देखा ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है वो, बड़ा अरसा हो गया उसे देखे हुए. या आप यही कहेंगे उसकी जान बचाने के लिए. कांट कहता है कि इस सिचुएशन में भी आप अपनी मोरल ड्यूटी अदा करेंगे जो कि है हमेशा सच बोलना, चाहे आपका दोस्त मर जाए चाहे कुछ भी हो जाए. ठीक है, तो ये एक फ्लॉ है. अब देखें ऑब्वियसली ठीक है, आप थोड़ा सा उसे बोल दें झूठ कि पता नहीं मैंने बड़े अरसे से नहीं देखा, क्या खैरियत, आप क्यों पूछ रहे हैं, इस तरह क्या बात करते हैं, आपके दोस्त की जान तो बच जाए, कि इंसानी जान तो बच जाए, बजाय इसके कि आप चले एक आपने सच आपने एक बोल दिया लेकिन एक जान चली गई. ठीक है, तो कांट इस चीज का फर्क नहीं करता. वो ये नहीं रिकग्नाइज करता कि टेम्पोरेरी अनफेयरनेस हो जाए. जो बंदा आपके दरवाजे के ऊपर आया हुआ है कुल्हाड़ी लेके एक्स लेके आपके दोस्त को मारने के लिए, चलो उसके साथ थोड़ी अनफेयरनेस हो गई कि आपने उसके साथ झूठ बोल दिया, लेकिन ग्रेटर फेयरनेस तो देखें, ग्रेटर गुड तो देखें कि आपने एक जान बचाई. कांट ये चीज रिकग्नाइज नहीं करता. वो फिर काफी ये मायोपिक लेंस, शॉर्ट साइटेड एक व्यू हो जाता है कि बस मैंने नहीं सच बोलना कुछ भी हो जाए. कांट तो ये यहां तक भी कहता है कि अगर आपकी अपनी जान का भी सवाल है और अगर आप कोई आपको मार देगा और अगर आप सिर्फ एक झूठ बोल दें और आप बच जाएंगे, आपकी जान बच जाएगी, कहता है तब भी आपको सच बोलना चाहिए. तो यहां तक वो कहता है. तो ये बात है. Kant says that consider a situation in which a person comes at your door carrying an axe who is there to murder your friend. Your friend is in your house. आपका दोस्त आपके घर में. The person at the door asks for your friend. वो आपके दोस्त के बारे में पूछता है. Kant says that it is your duty to tell the truth to that person that your friend is inside your house, even if it results in your friend getting killed. बेशक आपका फ्रेंड मर जाए, आपने सच बोलना है उस बंदे को. Kant does not recognize the idea of tolerating a little unfairness to some to get
a greater fairness to all. ठीक है, अब इसकी काउंटलेस एग्जांपल्स हैं कि आप फॉर एग्जांपल अगर आप इस सिचुएशन में है, अगर आप एक झूठ बोल दें और आपकी जान बच जाए, तो आप चले थोड़ा सा आप अनफेयर हुए अगले बंदे के साथ कि आपने उसको झूठ बोल दिया, लेकिन खुद के साथ आप कितना ज्यादा आपने फेयरनेस की कि आपने अपनी जान बचाई। खुद आपकी अपनी जात का भी आपके ऊपर कोई हक है या नहीं? ठीक है, तो इस तरह की और भी बहुत ज्यादा एग्जांपल्स मिलती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एक ऑफिसर ने, गवर्नमेंट ऑफिसर ने करप्शन की, ठीक है, और आपने उसको नौकरी से निकाल दिया। तो हो सकता है उसके लिए अनफेयर हो कि इतना उसकी मतलब रेपुटेशन रुइन हो गई, ठीक है, और उसकी फैमिली की भी रेपुटेशन रुइन हो गई, और आपने उसको एक्सपोज कर दिया एंड सो ऑन। तो शायद वो इतना फेयर नहीं था कि आप उसके साथ इतना ज्यादा वो डिजर्व नहीं करता था शायद। लेकिन इससे देखें ग्रेटर फेयरनेस कितना क्रिएट होगी कि बाकी सब के लिए वो एक एग्जाम्पल होगा कि ऐसा नहीं करना, वरना आपके साथ भी ऐसा ही होगा, आप भी रेपुटेशन आपकी रुइन हो जाएगी। तो एक ग्रेटर होल सोसाइटी के लिए एक ज्यादा फेयरनेस क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो रूल है ना, ये कांट रिकग्नाइज नहीं करना, और ये भी इसका इस वजह से एक डिमेरिट है। उसके बाद इसका तीसरा डिमेरिट ये है कि पीपल आरंट रियली मोटिवेटेड बाय ड्यूटी। मोस्टली ह्यूमन बीइंग्स aren't really motivated by duty but by their interests। ये जो हमने एग्जांपल देखी गवर्नमेंट ऑफिसर की, अगर कोई उससे क्या है कि भाई इट इज योर मोरल ड्यूटी दैट यू हैव टू हैव इंटेग्रिटी, कि आपने करप्शन नहीं करनी, यू हैव टू सर्व विद इंटेग्रिटी बिकॉज इट इज योर मोरल ड्यूटी। ठीक है, अब ये उसके लिए कोई मोटिवेटिंग नहीं होगा कि भाई क्या मोरल ड्यूटी, क्या होती है मोरल ड्यूटी, आई डोंट इवन नो व्हाट मोरल ड्यूटी इज। लेकिन अगर आप उसे कहेंगे कि भाई इफ यू इंगेज इन करप्शन देन यू विल बी बिहाइंड द बार्स एंड योर रेपुटेशन विल बी ruined, योर फैमिलीज रेपुटेशन विल बी ruined, यू विल नेवर गेट अनदर एम्प्लॉयमेंट, और अक्सर लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, द वंस हु आर caught in corruption। जब आप उसे ये कहेंगे तब उसे ही इज मोर लाइकली टू अवॉइड डूइंग टू अवॉइड करप्शन। ठीक है, रादर देन आप उसे कहेंगे नहीं भाई इट इज योर मोरल ड्यूटी दैट यू डोंट हैव टू बी करप्ट। ठीक है, इसका बहुत एक फेमस एक एग्जांपल भी है यूएस की हिस्ट्री में, यूएस की कैपिटलिस्ट हिस्ट्री में, कि एक फर्म थी बहुत बड़ी सलमान ब्रदर्स, और उसका जो सीईओ था वो थोड़ा सा इस तरह खुर्द बुर्द में पैसों का उसने थोड़ा इम्बेजलमेंट की, अब बहुत माइनर थी, लेकिन उसका जो लीगल एडवाइजर था उसने उसे बहुत परसुएड करने की कोशिश की कि भाई इट इज़ योर मोरल ड्यूटी कि आप ये थोड़ी सी भी ये जो आपने करप्शन की है, वो एक प्राइवेट फर्म थी सलमान ब्रदर्स, ये जो आपने थोड़ी सी भी करप्शन की है ये आप ना करें बिकॉज इट इज मोरली रॉन्ग। वो उसे ये कहता रहा, उसने उसे ये ना कहा कि भाई आप बर्बाद हो जाएंगे। एंड ऑब्वियसली वो बंदा परसुएड नहीं हुआ, वो सीईओ परसुएड नहीं हुआ, और उसका नाम गुड फ्राइंड था, जॉन गुड फ्राइंड। तो और इवेंचुअली वो पकड़ा गया और एंड ही वाज ruined। अगर उसका जो अटॉर्नी जनरल था, जो उसका लीगल एडवाइजर था, वो उसे कह देता कि भाई इंटरेस्ट को उसके अपील करता कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, तो शायद वो पहले ही वो बाज आ जाता। ठीक है, तो ये कांच के सिस्टम का एक नेगेटिव पॉइंट है कि लोग ड्यूटी से, बहुत कम लोग होते हैं जिनमें इस तरह की एक सेंस ऑफ मोरल ड्यूटी होती है, ज्यादातर लोग इंटरेस्ट से ही गवर्न होते हैं। मोस्टली ह्यूमन बीइंग्स aren't really motivated by duty but by their interests। Mostly human beings aren't really motivated by duty but by their interests। 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 Interests
Therefore, adopting an ethical theory based on duty can lead people to not being ethical at all. इससे ये होगा कि फिर वो बिल्कुल ही एथिकल नहीं होंगे। अब देखें, अगर उनको कम से कम ये डर हो कि हम जॉब से निकाले जाएंगे एंड सो ऑन, तो वो एथिकली बिहेव करेंगे ना, करप्शन नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे एटसेट्रा, दे विल बी एथिकल। तो इसकी कांच के सिस्टम की वजह से इट इज अनलाइकली दैट पीपल विल बी एथिकल। Whereas if ethics is driven by self-interest, then people are more likely to be ethical. For example, if you tell a person, try to be as rational as possible because it is an absolute moral duty, few people will follow it. But if we tell people that if they don't try to be rational, they will incur severe losses in their business as well as personal life, जैसे कि हमने देखा example, then they are more likely to follow it and try to be rational. Rationality की भी example ऐसी ही है कि अगर आप किसी इंसान को कहें कि भाई try to remove your ignorance, try to be more rational, जरा ज़्यादा मालूमात हासिल करने की कोशिश करें, ज़्यादा समझ-बूझ से काम लेने की कोशिश करें, because it is your moral duty, वो कहेगा I don't care. अगर आप उसे कहेंगे कि भाई अगर आप ज़्यादा समझ-बूझ से काम लेंगे तो आपको पर्सनल लाइफ में भी फायदा होगा, आपको प्रोफेशनल लाइफ में भी फायदा होगा, आपकी फ्रेंडशिप्स में भी आपको फायदा होगा एंड सो ऑन, देन ही इज मोर लाइकली टू बी रैशनल। तो ये कांट के सिस्टम का डिमेरिट है। चौथा इसका डिमेरिट ये है कि इट इज इनफ्लेक्सिबल। इन कॉन्ट्रास्ट टू कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव, यूटिलिटेरियनिज्म एज एन एथिकल थ्योरी offers a lot of flexibility because each individual action is judged based on how much utility it will produce, rather than following a categorical imperative rigidly in spite of the consequences. जैसे हमने देखा कांट एक्स वाले एग्जाम्पल में भी कि बहुत रिजिड है कांट का सिस्टम, कि बस आपने कुछ भी हो जाए सच बोलना है, कुछ भी हो जाए आपने ये वाला रूल फॉलो करना है। इसके अपोजिट जो यूटिलिटेरियनिज्म जो हम इसके बाद अभी पढ़ेंगे, वो वाली थ्योरी ये कहती है कि आप हर इंडिविजुअल एक्शन को जज करें कि क्या इस एक्शन का मुझे कॉस्ट बेनिफिट देखें, विल इट हैव मोर बेनिफिट्स देन कॉस्ट और नॉट। तो उस तरह तो वो फिर काफी फ्लेक्सिबल है कि आप हर एक्शन को इंडिविजुअली जज कर सकते हैं और आप डिफरेंट सिचुएशंस के हिसाब से देख सकते हैं कि व्हाट आर द राइट एक्शंस। तो ये इसका एक डिमेरिट है कि ये इनफ्लेक्सिबल है। हम इसके ऊपर अपना ओपिनियन देंगे कंक्लूजन में। In my opinion, the idea of duty for the sake of duty is not justified because its demerits outweigh its merits as discussed above. ठीक है, तो आप इसमें अपना ओपिनियन फेवर में भी दे सकते हैं कि एग्री विद इट कि इट्स मेरिट्स आउटवे डिमेरिट्स, ये पर्सनल ओपिनियन है। ठीक है, तो ये इसमें आप कोई भी ओपिनियन दे दें कि whether you agree with it or not. I personally don't agree with it, तो मैंने ये ओपिनियन दे दिया। अब इसके ऊपर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो काइंडली पूछें। वालेकुम सलाम, आपकी आवाज नहीं आ रही। Am I audible, sir? Yes, but your voice is really low. Sir, my question was that how we will attempt the question duty for the sake of duty. इस क्वेश्चन को हम किससे लेके चलेंगे, मतलब कहाँ से शुरू करेंगे? इंट्रोडक्शन के बाद हम जो दूसरी हेडिंग मतलब कौन सी देंगे, उसके बाद फिर हम सवाल को कैसे आगे लेके चलेंगे? ठीक है, आप इंट्रोडक्शन के बाद आप थोड़ा सा उसके बारे में बता देंगे। ये जो आइडिया है ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी, इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे ताकि आपके आंसर में थोड़ी मीट ऐड हो और आपकी लेंथ अच्छी बन जाए, ताकि एग्जामिनर को आपको मार्क्स देने में आसानी हो। और उसके बाद जो क्रिटिकल एनालिसिस है
वो आप उसकी क्रिटिकल एनालिसिस फिर आप कर देंगे एग्जैक्टली जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया हुआ है। अच्छा सर, दूसरा क्वेश्चन ये था कि सेफर साइड क्या होगी मतलब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो। क्या क्या होगी, सॉरी आपकी आवाज थोड़ी रफ आ रही है। हेलो। आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है सर। अब आ रही है, जी जी अब आ रही है। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सेफर साइड क्या होगी मतलब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो, कि मतलब ड्यूटी जस्टिफाइबल है या नहीं, अगर हम सेफर साइड मतलब लें तो। यार मेरे ख्याल से डिसएग्री करना ज्यादा सेफ होगा, क्योंकि वो आपकी क्रिटिकल एनालिसिस एक तरह से शो करेगा कि आप चीजों को फेस वैल्यू के ऊपर नहीं ले लेते, बट आप उस ये कह सकते हैं कि दिस इज नॉट राइट। ठीक है। तो मैंने जैसे मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आया था यूटिलिटेरियनिज्म के ऊपर, तो मैंने एंड में कह दिया था कि नहीं, आई डोंट एग्री विद इट। तो अल्लाह का शुक्र है, अच्छे मार्क्स आ गए, विच शोज दैट आप डिसएग्री कर सकते हैं। ओके सर। सर और तीसरा क्वेश्चन ये था मतलब जो इसमें डिस्टिंक्शन बिटवीन हाइपोथेटिकल एंड कैटेगोरिकल इंपेरेटिव में आपने एक मिसाल दी थी इसमें एंड्स और मीन्स की। तो उसमें हम ये कर सकते हैं कि इफ यू वांट टू क्लियर सीएसएस एग्जाम देन यू हैव टू वर्क हार्ड। हम मतलब सीएसएस एग्जाम को एज ए एंड ले रहे हैं और हार्ड वर्किंग को एज ए मींस। तो ये एग्जांपल हम वहां पे लिख सकते हैं। ये बिल्कुल आप लिख सकते हैं कि रादर देन आप हार्ड वर्क को अपनी एक मोरल ड्यूटी लें, कि इट इज़ माई मोरल ड्यूटी दैट आई विल वर्क हार्ड। आप सिर्फ इस वजह से अगर हार्ड वर्क करें कि मैं सीएसएस का एग्जाम क्लियर कर जाऊंगा, तो ये एक हाइपोथेटिकल इंपेरेटिव हुआ। तो ये आप बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, तो उसमें मुझे ये हाइपोथेटिकल इंपेरेटिव के बारे में पूछना था। कैटेगोरिकल इंपेरेटिव तो ऑल क्लियर है, लेकिन सर हाइपोथेटिकल इंपेरेटिव के बारे में फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि ये भी अंडर द अम्ब्रेला ऑफ कांट थ्योरी ही आता है, या ये कोई सेपरेट एक कांसेप्ट है और कोई सेपरेट एक फिलोसफर है? ये सेपरेट है, कांट की थ्योरी में नहीं आता। बस हम्म, ये काम है कि हमें जो कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव है वो क्लियर हो जाए। जब हम उसे कॉन्ट्रास्ट करेंगे हाइपोथेटिकल इम्पेरेटिव के साथ, तब हमें कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव क्लियर हो जाए। बस इसका ये पर्पज है। ओके सर। सर जैसे कैटेगोरिकल इंपेरेटिव तो सिंपल कर रहा है कि अगर मॉरली आपको वो ठीक लग रहा है और वो आपने उस पर करना है, लेकिन हाइपोथेटिकल के बारे में थोड़ा नहीं समझ आ रहा कि वो एक्चुअली उस वो क्या कन्वे करना चाह रहा है। उसको रिपीट कर सकते हैं एक दफा उसका, यानी कि ट्रस्ट सिर्फ एक। उसमें जैसे हमने अभी एग्जांपल देखी, एक स्टूडेंट ने पहले हार्ड वर्क अगर आप इस वजह से करें कि हम्म मैंने सीएसएस क्लियर करना है, तो आप हम्म एक ये हार्डवर्क को एज अ मींस यूज कर रहे हैं। हम्म ये एक हाइपोथेटिकल इम्पेरेटिव हुआ कि आप जो भी अच्छा काम कर रहे हैं, आप किसी और एंड के लिए कर रहे हैं। इटसेल्फ आप उसको अच्छा काम समझ के नहीं कर रहे। चलिए सर, क्लियर हो गया, आई गॉट इट। और ठीक दूसरा थोड़ा सा डिस्कशन बेस्ड क्वेश्चन है कि एक एग्जांपल के थ्रू मैं वो आपसे पूछना चाहूंगा। लेट्स सपोज सर एक बिजनेसमैन है, लेट्स सपोज वो करप्शन भी करता है, और उसके बाद उसके ही लाइक अगर वो कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑन कर रहा है, तो उसके जो उसको कई एक खानदानों को से मुस्तफिद हो रहे हैं उससे, वो मतलब उनका पेट पालने का एक इनडायरेक्ट सोर्स बन रहा है। तो सर अगर इसको हम कंपेयर करें कांट और यूटिलिटेरियनिज्म से सर, कि यूटिलिटेरियनिज्म में तो वो बैठ रहा है क्योंकि एट द एंड जो रिजल्ट मिल रहा है उससे काफी लोगों का फायदा हो रहा है, लेकिन अगर हम उसको कांट में देखें तो फिट नहीं बैठ रहा। तो मैं आपसे बिल्कुल। पूछना चाह रहा हूँ कि क्रिटिकल एवेल्युएशन में हम फिर यानी कि जैसे कि आपने बताया कि आपने उसको भी डिसएग्री किया और कांट में भी हमने डिसएग्री ही किया, तो किस सेंस में जाएंगे, यानी कि हम एट द एंड कोई एक थ्योरी भी नहीं सही इसका मतलब?
या मतलब ये डिपेंड्स ऑन आवर एग्जांपल्स, कैसे करेंगे इसको ये? देखिए, आपके पेपर में हर साल एथिक्स का सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है, ठीक है? तो या तो ये कांट का आएगा या यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है? तो ये आपको इशू नहीं होगा कि आपने उससे भी डिसएग्री कर दिया और उससे भी डिसएग्री कर दिया, ठीक है? तो यू कैन इजीली डिसएग्री विद बोथ ऑफ देम. ओके सर, गॉट इट, थैंक यू सर. नो प्रॉब्लम. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर हमें ऐसे में सर सिखाया जाता है कि हमने ऑप्टिमिस्टिक ही रह करना स्टेटमेंट को लेकर चलना होता है आगे. और सर अगर हम इस क्वेश्चन को निगेट करेंगे तो सर एग्जामिनर पे सर वो थोड़ा सा हमारा नेगेटिव इंपेरेटिव तो नहीं जाएगा इससे? ये बात आपकी वजह से सही है कि थोड़ा सा नेगेटिव जा सकता है कि ये जैसे ये जो बात है कि ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी, ये काफ़ी, अगर इंसान इससे एग्री करे तो बहुत इंसान एक हाई मोरल वैल्यू का इंसान लगता है, ये बहुत अच्छा इंसान है. तो अगर आप इससे एग्री करें तो शायद वो ज़्यादा आपका अच्छा इंप्रेशन जाए, तो आप इससे एग्री भी कर सकते हैं कि यस आई एग्री विद कांट्स आइडिया ऑफ ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी. यस सर, थैंक यू सर. नो प्रॉब्लम. अच्छा, चैट में क्वेश्चन आया कि I want to ask that only these notes are enough to prepare philosophy for exam. If not, recommend a book. Yes, I think these notes are enough. ठीक है. अगर if you feel they are not enough, तो वो है बुक है Philosophy Made Simple by Popkin. वो एक अच्छी बुक है, उसको आप कंसल्ट कर सकते हैं. उसके अलावा HSM पब्लिशर्स की एक बुक मार्केट में अवेलेबल है, फिलॉसफी फॉर CSS PMS. वो मैंने खुद नहीं कंसल्ट की, वो मैंने बस सुना है, रेपुटेशन उसकी अच्छी है, दैट इट इज अ गुड बुक, तो आप उसको भी कंसल्ट कर सकते हैं. नो प्रॉब्लम. अच्छा, चलिए अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर. सबसे पहले जैसे हम देखते हैं कि कुछ हमारा टॉपिक है यूटिलिटेरियनिज्म, और ये एक और एथिकल थ्योरी है. जैसे कांट की एथिकल थ्योरी थी मोरल एब्सोल्यूटिज्म या कैटेगोरिकल इंपेरेटिव, उसी तरह एक और एथिकल थ्योरी है जिसका नाम है यूटिलिटेरियनिज्म. तो अब हम इसकी बात करेंगे. ये हमारे सिलेबस में कहाँ लाई करती है, ये देखिए, मोरल एब्सोल्यूटिज्म कांट, उसके बाद यूटिलिटेरियनिज्म ऑफ जॉन स्टुअर्ट मिल, ठीक है? इसके ऊपर पास्ट क्वेश्चंस कौन से आए हुए हैं? सबसे पहले ये क्वेश्चन आया हुआ है कि क्रिटिकली इवैल्यूएट यूटिलिटेरियनिज्म विद स्पेशल रेफरेंस टू JS मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल. तो ये 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है कि इसकी क्रिटिकल एनालिसिस करें, क्रिटिकली इवैल्यूएट करें इसको भी हम देखेंगे. उसके अलावा एक शॉर्ट नोट आया हुआ है यूटिलिटेरियनिज्म 5 मार्क्स का, ये तो आपका बिल्कुल आराम से ही कवर हो जाएगा. उसके बाद एक और क्वेश्चन आया हुआ है जो कि मेरे पेपर में भी आया था, मैंने भी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था. डिफाइन यूटिलिटेरियनिज्म, पहले इसकी डेफिनेशन दें. डिस्कस हाउ अ यूटिलिटेरियन डिसाइड्स whether or not an act is morally right. कि एक यूटिलिटेरियन किस तरह डिसाइड करता है
कि कौन सा काम सही है और कौन सा काम गलत है। तो ये भी 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं इनको। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। यूटिलिटेरियनिज्म इज द डॉक्ट्रिन दैट एन एक्शन इज राइट insofar as it promotes happiness and that मतलब कोई भी एक्शन उस हद तक अच्छा है जिस हद तक वो हैप्पीनेस प्रमोट करे, एंड दैट द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर शुड बी द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ कॉन्डक्ट। मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों की, as many people as possible की as much happiness as possible, greatest happiness of the greatest number, that should be the guiding principle of conduct। कि हमें ऐसे बिहेव करना चाहिए कि हम इस तरह एक्ट करें कि हमारे एक्शंस की वजह से greatest happiness of the greatest number हो। So that is how we should behave। Utilitarianism ये कहती है। Mill was son of Bentham's friend। ये जो हमारे सिलेबस में है मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, ये बेसिकली बेंथम के दोस्त का बेटा था। और बेंथम कौन है? जो फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म है। तो इस तरह से मिल इन्फ्लुएंस था बेंथम से। अब हम इसके कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। मिल केम टू रियलाइज दैट द थिंग मिसिंग अमंग previous utilitarians was the distinction between higher and lower pleasures। मिल ने ये रियलाइज किया कि जो पुराने यूटिलिटेरियंस थे उन्होंने ये फर्क नहीं किया कि कुछ हायर प्लेयर्स हैं, ठीक है, कुछ लोअर प्लेयर्स हैं, इस चीज में उन्होंने फर्क नहीं किया। He suggested that pushpin game was not as good as poetry। उसने कहा ये जो गेम है पुशपिन, ये पोएट्री जितना प्लेजरेबल नहीं है। पोएट्री एक हायर प्लेजर है, पुशपिन गेम एक लोअर प्लेजर है। पुशपिन गेम उस जमाने में कोई होती थी, मॉडर्न वर्ल्ड में, प्रेजेंट टाइम्स में आप इसको वीडियो गेम से तशबीह दे सकते हैं कि वीडियो गेम खेलना एक लोअर प्लेजर है, जबकि पोएट्री ये आपका एक इंटेलेक्चुअल प्लेयर है, ये आपका, इस वजह से ये आपका एक हायर प्लेयर है, ठीक है। तो मिल ने ये डिस्टिंक्शन की। We have to think of utility in terms of our capacity to develop as human beings। उसने कहा कि हमें यूटिलिटी को इस तरह देखना चाहिए in terms of our capacity to develop as human beings, कि हमारी capacity to develop जो है, और वो सबसे ज़्यादा हम develop कैसे कर सकते हैं? Through our rational faculties। तो उसने कहा कि इस वजह से रैशनल पार्ट को ज्यादा आप उसको फोकियत दें, उसको हायर प्रायोरिटी दें, दैट वी कैन हैव दीज हायर प्लेजर्स ऑफ आर्ट, साइंस, ब्यूटी एंड फ्रेंडशिप। तो उसने कहा ये हायर प्लेजर्स भी हैं, लाइक आर्ट, साइंस, ब्यूटी, फ्रेंडशिप। द हायर प्लेजर्स कैन ओनली बी जज्ड बाय द पर्सन हु हैज एक्सपीरियंस्ड देम। अब एक आदमी अगर फॉर एग्जांपल एक दर्जी है, ठीक है, उसको अब अपने बच्चों का पेट पालने के लिए दिन रात बस मेहनत ही करनी पड़ती है। अगर वो दिन रात मेहनत ना करे, या कोई मजदूर है, ठीक है, वो बिल्डिंग्स में मजदूरी करता है, ईंटें उठा के देना, सीमेंट करना, एटसेट्रा, अब उसे दिन रात यही काम करना पड़ रहा है, अदरवाइज वो ना करे तो उसके बच्चे भूखे मर जाएंगे। अब उसके पास वो कैसे एक्सपीरियंस कर सकता है हायर प्लेयर्स, लर्निंग, पोएट्री, आर्ट, साइंस? उसके पास तो टाइम ही नहीं है। तो मिल ने कहा ये प्लेयर सिर्फ वही बंदा जज कर सकता है जिसने उनको एक्सपीरियंस किया हो। जिसने एक्सपीरियंस ही ना किया हो, he doesn't know anything about them। इसका कॉन्टेक्स्ट था। उसके बाद इसकी प्रेमिसेस क्या है? Actions to attain happiness are right actions। कि जो actions happiness cause करें, they are the right actions। Mill defines utilitarianism as a theory based on the principle that actions are right
in proportion as they tend to promote happiness. Wrong as they tend to promote the reverse of happiness. कि कोई भी एक्शन उतना अच्छा है जितना वो ज्यादा हैप्पीनेस प्रोड्यूस करता है, और वो उतना ही बुरा है जितना वो हैप्पीनेस का रिवर्स या पेन या मिजरी प्रोड्यूस करता है. Mill defines happiness as pleasure and the absence of pain. Actions producing happiness through higher faculties are weightier. कि जो actions हमारे happiness produce करते हैं through our higher faculties, they have more weightage. He argues that pleasure can differ in quality and quantity. वो quality में भी differ कर सकता है, quantity में भी, and that pleasures that are rooted in one's higher faculties should be weighted more heavily than baser pleasures. वही बात कि जो हमारे हायर फैकल्टीज में, जो हमारी रैशनल फैकल्टीज में जो प्लेयर्स वहां से डिराइव होते हैं, लाइक पोएट्री, लाइक साइंस, लाइक आर्ट, लाइक फॉर्मिंग ओपिनियंस, फिगरिंग आउट थिंग्स अबाउट द वर्ल्ड, क्यूरियोसिटी अपनी सेटिस्फाई करना, दीज आर द हायर प्लेयर्स. तो उसने इनको ज्यादा वेटेज दी एज कम्पेयर टू लोअर प्लेयर्स. लोअर प्लेयर्स फॉर एग्जाम्पल बस खाना खा लिया, आपका एक लोअर प्लेयर है, ठीक है. Virtuous living is also part of happiness. तो मिल ने कहा कि ये जो virtuous living है ये भी आपकी happiness का एक part है. Furthermore, Mill argues that people's achievement of goals and ends such as virtuous living should be counted as part of their happiness. कि अगर किसी का ये गोल है कि मैं एक virtuous life गुजारूं या मैं एक virtuous human being बन जाऊं, तो ये भी हैप्पीनेस का पार्ट ही है, बिकॉज उसको इस बात से ही डिराइव्स प्लेयर दैट लुक आई एम अ वर्चुअस पर्सन या आई एम लिविंग वर्चुअसली, तो उसको इस बात से हैप्पीनेस होती है ना. सो दिस इज पार्ट ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है. या अपने आप अगर गोल्स के लिए काम कर रहे हैं, जैसे कि CSS के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो उन गोल्स को अचीव करना दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ हैप्पीनेस. Distinction between act utilitarianism and rule utilitarianism. इसने फिर सबसे important जो distinction है ना utilitarianism में, वो ये distinction है act utilitarianism और rule utilitarianism, ठीक है. An act utilitarian thinks that an act is right or wrong depending on whether that particular act produces as much utility as any available alternative. जो एक्ट यूटिलिटेरियन होगा ना, वो आइसोलेटेड एक्ट्स को देखेगा कि गिवन सर्कमस्टांसेस में ये वाली जो मेरी एक्ट है, ये मेरे पास जो बाकी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या उससे ज्यादा यूटिलिटी प्रोड्यूस करेगी या नहीं, ठीक है. वो ये बात देखेगा बस. फॉर एग्जाम्पल, अब स्टीलिंग है फॉर एग्जाम्पल, या करप्शन है, तो अब अगर एक बंदा एक्ट यूटिलिटेरियन है, वो एज अ रूल नहीं देखेगा कि अगर एज अ रूल वो करप्शन को अवॉइड करे, तो जाहिर बात है वो जब करेगा ही नहीं तो वो पकड़ा कैसे जाएगा. और अगर कभी करप्शन करे तो हो सकता है वो कभी पकड़ा जाए और उसको बहुत ज्यादा नुकसान होगा. तो एज अ रूल वो अडॉप्ट कर ले कि मेरा ये रूल है कि मैंने कभी करप्शन नहीं करनी. उसके अपोजिट एक एक्ट यूटिलिटेरियन ये सोचेगा कि वैसे तो मैं करप्शन नहीं करूंगा, लेकिन अगर मुझे कोई ऐसा मौका मिल गया जब किसी और को पता ना चला, ठीक है, और ऐसी अगर सिचुएशन हुई जिससे मुझे आई कैन गेट अवे विद इट, तो मैं करूंगा. तो ये होगा एक्ट यूटिलिटेरियन. और जो ये रूल बना लेगा कि मैंने करप्शन नहीं करनी कभी क्योंकि मुझे उसका नुकसान होगा, तो वो होगा रूल यूटिलिटेरियन. तो ये इन दोनों में फर्क है. On the other hand, a rule utilitarian says that we shouldn't judge acts by their utility. We should instead judge rules. For example, एक rule है कि I will never do corruption. Laws, codes, practices, institutions by their utility. And then judge the acts by those rules, codes, practices, institutions. वो कहते हैं आप लॉज की, रूल्स की, इंस्टीट्यूशंस की यूटिलिटी फाइंड करें कि वेदर
दे कॉज मोर हैप्पीनेस और नॉट, और फिर आप अपनी एक्ट्स को उन बेसिस के ऊपर जज करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस कंक्लूजन के ऊपर पहुंचते हैं कि ये जो लॉज हैं हमारे, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान के कंट्री के लॉज हैं, दे लीड टू मोर यूटिलिटी, और तो फिर रूल यूटिलिटेरियन ये सोचेगा कि आई विल देयरफॉर ओबे दोज लॉज। वो अपनी एक्ट्स को भी इस तरह से जज करेगा कि क्या मैं लॉज को ओबे कर रहा हूँ या नहीं। अगर मैं ओबे कर रहा हूँ तो देन आई एम एन एथिकल पर्सन, अगर इफ आई एम नॉट देन आई एम एन इनएथिकल पर्सन, ठीक, अनएथिकल पर्सन, ठीक है। दूसरी तरफ एक्ट यूटिलिटेरियन ये सोचेगा कि लॉज तो हैं, ठीक है, मैं उनको तब तक तो फॉलो करूंगा जब मुझे मेरा इंटरेस्ट सर्व करेगी, या मेरी फैमिली का या बाकी लोगों का भी, क्योंकि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर है। लेकिन जहां पे मुझे लगा कि लॉस ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर कॉज नहीं करे, तब मैं उनके खिलाफ भी जाऊंगा, ठीक है, बिकॉज मैं फिर ऐसी एक्ट्स भी करूंगा विच लीड टू ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। तो ये इन दोनों में फर्क है। कॉन्ट्रास्ट विद कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव। अब कांट की जो मोरल एब्सोल्यूटिज्म है, कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव है, उसके साथ क्या कॉन्ट्रास्ट है इसका? rather than saying that an action is good in itself, like thou shall not steal, जैसे कांट ने कहा था, utilitarianism says it depends on how much utility that action produces। वो अभी हमने क्योंकि ऑलरेडी वो पढ़ा है, वो आपको क्लियर है कि वो कहता था कि ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी, और एन एक्शन इज गुड इन इटसेल्फ, कि thou shall not steal, वो आपने इस वजह से नहीं करना बिकॉज इट इज गुड इन इटसेल्फ, इट इज योर मोरल ड्यूटी, एब्सोल्यूट मोरल ड्यूटी। जबकि यूटिलिटेरियनिज्म यही कहेगी कि आपको उसका फायदा होगा, इफ यू डोंट स्टील यू वोंट गेट कॉट, योर रेपुटेशन विल नॉट गेट रूइंड एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये वाली भी आप हेडिंग इंक्लूड करेंगे जब यूटिलिटेरियनिज्म के ऊपर क्वेश्चन आए, ताकि एग्जामिनर को ये भी पता चले कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है जब आप कॉन्ट्रास्ट करेंगे उसके साथ। उसके बाद मिल आर्ग्यूड दैट यूटिलिटेरियनिज्म अग्रीज विद ह्यूमन नेचर। मिल ने कहा था कि ये बिल्कुल इंसान की जो फितरत है उसके मुताबिक है। मिल आर्ग्यूज दैट यूटिलिटेरियनिज्म कोइंसाइड्स विद नेचुरल सेंटिमेंट्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम ह्यूमंस सोशल नेचर, ठीक है। उसने कहा ये नेचुरल जो हमारे सेंटिमेंट्स हैं, हमारे इमोशंस हैं, ये उसके ऐन मुताबिक है। Therefore, if society were to embrace utilitarianism as an ethic, people would naturally internalize these standards as morally binding। तो उसने कहा था क्योंकि ये बिल्कुल हमारी ह्यूमन नेचर से एग्री करता है, तो अगर हम इसको एज एन एथिकल थ्योरी अडॉप्ट कर लें तो लोग इसको नेचुरली इंटरनलाइज कर देंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी नेचुरल है, ठीक है। तो ये उसने कहा। उसके बाद पीपल सबकॉन्शियसली फॉलोइंग यूटिलिटेरियनिज्म, उसने कहा सबकॉन्शियसली भी लोग यूटिलिटेरियनिज्म को ही फॉलो कर रहे हैं। मिल आर्ग्यूज दैट हैप्पीनेस इज द सोल बेसिस ऑफ मोरालिटी एंड दैट पीपल नेवर डिजायर एनीथिंग बट हैप्पीनेस। और उसने कहा लोग और कुछ नहीं डिजायर करते, जस्ट he supports this claim by showing that all the other objects of people's desire are either means to happiness or included in the definition of happiness। उसने कहा कि सारे जो हमारे डिजायर्स हैं या तो वो अस खुद प्लेयर कॉज करते हैं या वो फ्यूचर में किसी एंड को सर्व कर रहे हैं जो हमें प्लेयर कॉज करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आइसक्रीम खा लेते हैं तो वो इन इटसेल्फ आपको प्लेजर दे रहा है, यू एंजॉय ईटिंग आइसक्रीम। लेकिन अगर आप सीएसएस के लिए मेहनत करते हैं तो ये भी आपका एक्शन, इट इज फॉर योर हैप्पीनेस, फॉर योर फ्यूचर हैप्पीनेस, कि मैं सीएसएस ऑफिसर बन जाऊंगा एंड आई विल बी रियली हैप्पी बिकॉज ऑफ ऑल द बेनिफिट्स दैट आई विल एंजॉय, ठीक है। तो उसने कहा कि सारे एक्शंस आपकी इवेंचुअली हैप्पीनेस के लिए ही होते हैं। उसके बाद 8वां पॉइंट, जस्टिस एंड राइट्स आर पार्ट ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। जो आजकल के कॉन्सेप्ट्स हैं, ह्यूमन राइट्स, जस्टिस, उसने कहा ये भी यूटिलिटेरियनिज्म का पार्ट है। Mill explains at length that the sentiment of justice is actually based on utility। कि justice का जो sentiment है, it is based on utility, and that rights exist only because they are necessary for human happiness। For example, आपके rights हैं freedom of speech, freedom of movement। उसने कहा था ये rights
हैप्पीनेस कॉज करते हैं ना, कि अगर आपको आज़ादी हो, आज़ादी राय हो, ठीक है, तो और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हो, तो ये आपकी हैप्पीनेस कॉज करते हैं। तो उसने कहा ये राइट्स भी इसी वजह से हैं, बिकॉज दे लीड टू हैप्पीनेस। ये इसके 8 प्रेमिसेस थे। उसके बाद अब हम करते हैं इसकी क्रिटिकल एनालिसिस। क्या इसके पॉजिटिव पॉइंट्स थे, क्या इसके नेगेटिव पॉइंट्स थे। पहले हम इसके नेगेटिव पॉइंट्स देखते हैं। लैक ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। इसमें जो इंडिविजुअल राइट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन इतना नहीं है मिल की एथिकल थ्योरी में, यूटिलिटेरियनिज्म में। Critics hold that it does not provide adequate protection for individual rights. कि individual rights की adequate protection ये provide नहीं करती, ठीक है। वो कैसे? देखिए, इसका पर्पस है ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। तो ये क्या है कि अगर बेशक कुछ लोगों के राइट्स ट्रम्पल अपॉन हो जाए, लेकिन ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर अगर कॉज हो तो राइट्स की ख्याल, राइट्स हो जाए इग्नोर। तो ये एक इसका डिमेरिट है। Everything cannot be measured by the same standard. That not everything can be measured by the same standard. मतलब हर चीज को आप हैप्पीनेस से नहीं इक्वेट कर सकते। कि अब आप कैसे मेजर करेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर आप ओवरवेट हैं और आप लूज वेट करते हैं तो आप ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं, वो कितना हैप्पीनेस कॉज करेगा। कि आप एक नई गाड़ी ले लें, वो कितना हैप्पीनेस कॉज करेगा। सो एक स्टैंडर्ड से आप नहीं जज कर सकते इन सबको। हैप्पीनेस इज अ मोर कॉम्प्लेक्स फिनोमेना। दैट हैप्पीनेस इज मोर कॉम्प्लेक्स देन रिफ्लेक्टेड बाय द थ्योरी। वही बात कि हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इंसान के कितने ज़्यादा डिज़ायर्स होते हैं, जो कि अब ये नहीं पता होता कि कौन सा डिज़ायर सेटिस्फाई होने से हमें ज़्यादा खुशी मिलेगी, ठीक है, कौन सी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होने से हमारी ज़्यादा मिजरी लिविएट हो जाएगी, ठीक है। तो हैप्पीनेस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमेना। ये कुछ ज़्यादा ही रिडक्टिव और सिंपलिस्टिक है। उसके बाद चौथा नेगेटिव पॉइंट इसका ये है कि सेल्फ इंटरेस्ट कैन बी निग्लेक्टेड इन केटरिंग टू ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। A person's own self interest can be neglected. अगर आप इस बात के ऊपर चलें कि मैंने ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर कॉज करनी है, तो आपका सेल्फ इंटरेस्ट वो निग्लेक्ट हो सकता है। Thus, he won't be able to increase the utility of others if he doesn't take care of himself. अगर इंसान खुद अपनी सेहत का ही ख्याल ना रखे, तो वो फिर जो पर्पस के लिए वो जा रहा है कि मैंने ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर कॉज करनी है, तो वो भी वो नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो मतलब इंसान अपनी हेल्थ को भी निग्लेक्ट कर सकते हैं अक्सर कि यार बस मैंने अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं करना, मैंने बस ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर इंश्योर करना। तो आपका सेल्फ इंटरेस्ट इसमें निग्लेक्ट हो जाता है। उसके बाद पांचवा डिमेरिट ये है कि यूजफुल टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल। जैसा कि A daily wager cannot afford to think about greatest happiness of the greatest number. अब एक मजदूर है, वो दिहाड़ी के ऊपर काम कर रहा है, he can't be bothered about greatest happiness of the greatest number. उसको अपना कंसर्न है कि भाई मैं भूखा ना मरूं। He has to think about himself and feeding his family. तो ये बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल के लिए यूजफुल है, जो कि बहुत वेल ऑफ हैं, उनको इस तरह की मेनियल कंसर्न्स नहीं है। Not really agree with human nature. Modern, ये मिल ने तो कहा था कि ह्यूमन नेचर से एग्री करती है, बट एविडेंस शोज दैट इट डज नॉट। Modern work of biologists like Richard Dawkins has showed that humans as well as animals are driven by their self-interest. तो ये नॉर्मली भी आपको पता है, हर इंसान अपने सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर, एनिमल्स भी अपने सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर ही चल रहे हैं। After that, they naturally prefer their family and close relatives and so on. अब जाहिर बात है, नॉर्मली इंसान अपनी फैमिली को ही प्रेफर करता है, अपने भाई को ही प्रेफर करता है, और वो चाहता है बेनिफिट्स मेरे भाई को मिल जाए रादर देन टू सम स्ट्रेंजर। Therefore, it is unnatural and is a negation of human nature. ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, ह्यूमन नेचर डायरेक्टली इसके साथ अग्री नहीं करता। इट इज अ बिट अननेचुरल। सातवां इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि डिफिकल्ट टू कैलकुलेट व्हाट विल कॉज greatest happiness for the greatest number. ये सब कैलकुलेट भी आप बहुत मुश्किल है करना।
कि क्या ऐसे एक्शंस हैं which will cause the greatest happiness of the greatest number. It is hard enough to calculate which actions are in your own self-interest. Collective thinking of the sort that utilitarianism promotes is even harder. आप अपना अगर सेल्फ इंटरेस्ट देखें कि भाई मेरे अपने बेस्ट लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में क्या है, तो वो भी एक बहुत मुश्किल एक चैलेंज है, एक प्रॉब्लम है। और एक कलेक्टिव लेवल के ऊपर सोचना कि लोगों के लिए कलेक्टिव लेवल के ऊपर क्या ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर कॉज करेगा, तो वो तो उससे भी ज्यादा चैलेंजिंग है और कॉम्प्लेक्स है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी think about climate change, it is very hard to know how to calculate the utility of people who don't yet exist. हम चाहते हैं कि क्लाइमेट चेंज को हम इस वजह से उसको टैकल करें कि फ्यूचर जनरेशंस हमारी उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस से बच जाएं, लेकिन ये बहुत मुश्किल है कैलकुलेट करना कि उनकी यूटिलिटी में, उनकी हैप्पीनेस में कितना फर्क पड़ेगा क्लाइमेट चेंज को केटर करना। तो ये इसका एक डिमेरिट है। इसके मेरिट्स क्या है? पहला इसका मेरिट ये है कि इट इज फ्लेक्सिबल। Like Kant's categorical imperative, utilitarianism allows a lot of flexibility. कांट का हमने देखा था बहुत इनफ्लेक्सिबल है। वो कहता था कि अगर आपका दोस्त मर भी जाए, आपने झूठ फिर भी नहीं बोलना। इसकी एग्जांपल है, यू कैन लाई इन सम सर्कमस्टांसेस टू सेव योर लाइफ। ये आपको कहेगी कि आप यूटिलिटी देखो कि झूठ बोलने से अगले की यूटिलिटी पे बहुत कम फर्क पड़ रहा है, लेकिन आपकी पूरी जिंदगी बच रही है, तो बहुत ज्यादा यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है। सो ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी देती है। दूसरा, it tolerates a little unfairness to some for greater fairness for many. ये मतलब थोड़ी, जैसे हमने लाइन की एग्जांपल देखी, थोड़ी ये अनफेयरनेस तो टॉलरेट कर जाएगी, या थोड़ी मिजरी दूसरों के लिए, उसको झूठ बोल दिया आपने, लेकिन ग्रेटर फेयरनेस फॉर मैनी, बाकी लोगों के लिए ग्रेटर फेयरनेस हो जाएगी। For example, Kant's moral absolutism might say that people should not be imprisoned under any circumstance. For example, Kant का moral law ये कह सकता है कि किसी भी सूरत में लोगों को आपने imprison नहीं करना। Utilitarianism will say that it is okay to imprison some people to prevent crime in society for the greater good. ठीक है, तो ये self explanatory है एक तरह से। It incorporates other ethical theories. For example, ये दूसरी भी जो ethical theories हैं like virtue ethics, ये इनको भी अपने अंदर जम कर लेती है। ये इसका एक positive point है। For example, it says that virtuous living is also part of, therefore it incorporates Aristotle's virtue ethics. जबकि कांट का जो है वो moral law, moral absolutism, वो नहीं करता इसको। इसका चौथा मेरिट ये है कि इट इज यूजफुल फॉर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड पीपल इन अथॉरिटी। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो इसको बहुत यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इट इज यूजफुल फॉर प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री टू थिंक अबाउट ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। फॉर एग्जांपल, अगर आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, फिर ठीक है, फिर आपको ये सूट नहीं करता कि आप अपने इंटरेस्ट के लिए या अपनी फैमिली का इंटरेस्ट देखें या अपने रिलेटिव्स का, फ्रेंड्स का। फिर आपको ये सूट करता है कि आप देखें व्हाट एक्शंस ऑफ माइंड विल कॉज द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। वहां पे ये बहुत सूटेबल है। Lee Kuan Yew, the first prime minister of Singapore, always thought about actions that would improve the welfare of Singapore's citizens. ठीक है, tries to answer the question, what is effective altruism? अब देखें, altruism होता है लोगों के काम आना, लोगों के लिए हेल्प करना। ठीक है, तो अब कैसे आप लोगों की हेल्प करें? तो यूटिलिटेरियनिज्म कहेगा कि आप ऐसे हेल्प करें कि आप वो एक्शंस लें which will cause the greatest happiness of the greatest number। तो ये आपको थोड़ा डायरेक्शन उसमें देता है, हेल्प करता है आपकी। वैसे अगर आप ऑल्ट्रुइज्म करें तो आपको नहीं पता कि which actions are more moral, which actions are less moral, तो ये आपको उस मामले में गाइड करता है। For example, a utilitarian seeks to calculate whether helping flood victims is more altruistic or trying to preserve wildlife। कि अगर आप फ्लड विक्टिम्स को हेल्प करेंगे वो ज्यादा यूटिलिटी दुनिया में कॉज करेगा, या आप वाइल्ड लाइफ को, जो स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, उनको प्रिजर्व करेंगे, वो ज्यादा यूटिलिटी दुनिया में कॉज करेगा।
ठीक है, तो यूटिलिटेरियन आपको ये क्वेश्चंस आंसर करने में हेल्प करती है। उसके बाद आप इसका कंक्लूजन दे दें कि डिमेरिट्स आउटवे द मेरिट्स। मैंने भी अपने पेपर में यही दिया था कि इसके डिमेरिट्स आउटवे करते हैं मेरिट्स को, और मैंने साथ ये भी कहा था कि कांट सिस्टम इज बेटर देन दिस। तो मैं अपने नोट्स में भी इसको थोड़ा इम्प्रूव कर लूंगा। कांट वाला जो है उसको मैं कह दूंगा कि इट्स मेरिट्स आउटवे द डिमेरिट्स। ये आप में से एक स्टूडेंट ने अच्छा वो बताया, तो दैट इज बेटर कि कांट का आप बेशक ये कर दें इट्स मेरिट आउटवे द डिमेरिट्स, और इसका आप कर दें कि डिमेरिट्स आउटवे द मेरिट्स। लेकिन फिर भी आपका अपना है ओपिनियन, आप आइदर वे जा सकते हैं। तो अब इसके ऊपर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लें। सर जो मेरे 2 क्वेश्चन थे सर, फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि जो 5 मार्क्स का सर क्वेश्चन है, तो उसके लिए सर हमने कौन सी हेडिंग डालनी है 2 पेजेस के अंदर? उसमें आप इंट्रोडक्शन तो आप ऐसे ही लिख दें जैसे इसमें है, ठीक है। उसके बाद जो हमने प्रेमिसेस देखे यूटिलिटेरियनिज्म के, वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन 2 मार्क्स का, आप उसके देते जाएं वो वाले प्रेमिसेस। जब आपके दो पेजेस या 2.5 पेजेस कंप्लीट हो, वहीं पे आप उसका कंक्लूजन लिख दें। सर उसमें क्रिटिकल एनालिसिस लिखने की जरूरत तो नहीं है? नहीं, 5 मार्क्स का इतना टाइम भी नहीं होता, 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आप वो ज्यादा हो जाएगा। यस सर। सर दूसरा क्वेश्चन ये था कि जो सर एक नॉवल है सोफीज वर्ल्ड सर फिलोसफी के लिए, तो सर वो कंसल्ट करना चाहिए या बुक जो आपने बताई है वो बेटर है ज्यादा? यार उसका मुझे नहीं पता, नॉवल का मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। ये बुक तो मैंने खुद भी कंसल्ट की थी, सो उसका मैं कह सकता हूँ कि ये अच्छी बुक है। ठीक है सर, शुक्रिया सर। नो प्रॉब्लम। आवाज आ रही है सर मेरी? जी आपकी आ रही है, लेकिन आपकी आवाज बहुत लो आ रही है। काइंडली थोड़ा सा अगर आप। अच्छा सॉरी सर। तो मेरा सवाल ये था कि ये काइंडली आप जो है एक्सप्लेन कर देंगे टर्म को, द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, इससे मुराद क्या है? मतलब इससे हम इस, क्या निकालना चाह रहे हैं? इसका मुराद इससे मुराद ये है कि आप ऐसे एक्शंस लें जो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की ज्यादा से ज्यादा खुशी में इजाफा करें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने एग्जाम्पल ली फ्लड विक्टिम्स को हेल्प करना, हो सकता है आपके बस में यही हो। आप देखें कि मैं फ्लड विक्टिम्स को हेल्प करूं तो मैं बहुत ज़्यादा लोगों की हैप्पीनेस में इजाफा करूंगा, उनकी जानें मैं बचाऊंगा या उनका माल उनके घर में बचा सकूंगा। तो मैं बहुत ज़्यादा लोगों की हैप्पीनेस में इजाफा करूंगा, तो मुझे ये वाला एक्शन करना चाहिए, ठीक है। या आप ये सोच सकते हैं कि नहीं, इससे भी ज़्यादा बेटर है कि मैं क्लाइमेट चेंज को कैटर करूं, क्योंकि उससे पता नहीं फ्यूचर में भी मिलियंस ऑफ पीपल को फायदा होगा, ठीक है। तो वो उससे और भी ज्यादा लोगों की और भी ज्यादा खुशी में इजाफा होगा, ठीक है। तो इस तरह आपने जज करना है कि विच एक्शंस कॉज द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। ओके सर, दूसरा सवाल सर मेरा ये था कि यूटिलिटेरियनिज्म में जेएस मिल ने दो मतलब चीजों का मतलब जो है एक्सप्लेन किया है, एक तो हैप्पीनेस, दूसरा पेन के बारे में उसने मतलब कुछ बताई क्वालिटीज। तो इसमें हम जो है पेन को डिस्कस नहीं करेंगे इस थ्योरी में? उसने हैप्पीनेस की डेफिनेशन यही दी थी कि प्लेजर माइनस पेन, प्रेजेंस ऑफ प्लेजर एंड द एब्सेंस ऑफ पेन इज इक्वल टू हैप्पीनेस। तो पेन उसी की डेफिनेशन में ही उसने इंक्लूड कर लिया था। अच्छा, और सर काइंडली ये जो है इसमें एक यूटिलिटेरियनिज्म और रूल यूटिलिटेरियनिज्म की एक मिसाल या हम इसको रिपीट कर दें काइंडली, रिपीट अप कर दूं? या मिसाल दे दें इन दोनों में से, कंपैरिजन यार वाज़ेह हो जाए इनका। रूल यूटिलिटेरियनिज्म जैसे कि मैंने एग्जांपल दी थी करप्शन की, कि आपका एक रूल है कि मैंने करप्शन नहीं करनी। आपने एक रूल अपने लिए बनाया हुआ है कि मैंने करप्शन नहीं करनी क्योंकि मुझे उसका फायदा होगा, ठीक है। दूसरी तरफ
आपकी एक एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म है कि आप कहें कि मैंने एक्ट्स को देखना है कि जब मैं पकड़ा जाऊंगा तब मैंने करप्शन नहीं करनी, जब मुझे लगेगा मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा तब मैंने करप्शन करनी है। ठीक है, तो वो एक रूल है आपका कि आपने करप्शन नहीं करनी, ये आपकी स्पेसिफिक एक्ट्स हैं। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। चलें, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, सी यू टुमारो, अल्लाह हाफिज।